हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। तो सॉलिडिटी में फंक्शन किस तरीके से यूज होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं और उसका लॉजिक कैसे होता है, उसका डेटा प्रोसेस कैसे होता है और वो ब्लॉकचेन के स्टेट को कैसे अपडेट करते हैं, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, उसको मल्टीपल रिटर्न वैल्यू और नेम रिटर्न्स कैसे किए जाते हैं, उसका पूरी चीजें हम आज के टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं सॉलिडिटी में फंक्शन के थ्रू। ओके, जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो, आप देखते हो कि हम बहुत सारे फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हम एक लिख सकते हैं पर उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सारे लिखते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या क्या करते हैं, जैसे यूजर इनपुट प्रोसेस करते हैं, यूजर का इनपुट होगा वो भी प्रोसेस करेंगे, या फिर कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ वैलिडेशन करना है तो वो करते हैं, ब्लॉकचेन के स्टेट को चेंज करते हैं या रीड करते हैं, तो हमें उसको स्टेट को चेंज करना है या रीड करना है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो पहले तो हम बेसिक फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने गेट नेम लिखा, फिर उसकी विजिबिलिटी लिखते हैं, कितनी विजिबिलिटी होती है, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, वे सारी विजिबिलिटी होती है। फिर ये पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है वो सारी चीजें हैं। फिर उसमें म्यूटेबिलिटी है, वो जैसे व्यू करना है, प्योर करना है, ये फंक्शन पेएबल करना है। पेएबल व्यू का मतलब व्यू दिखेगा, और प्योर भी मैंने आपको दिखाया है जो हमने लास्ट में भी सीखा था। और पेएबल है कि आपको कुछ पे करवाना है यूजर से, तो हम पेएबल भी बना सकते हैं। फिर उसके पैरामीटर्स होते हैं, यू इंट करते हैं, एक्स करते हैं, मतलब कोई नंबर, जैसे कोई स्ट्रिंग या मेमोरी या वाई, सिर्फ ऐसे ही दिखते हैं। फिर रिटर्न टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग है, मेमोरी है, रिटर्न्स कैसे करना है उसको स्ट्रिंग मेमोरी में। फिर ये फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं, तो पहले हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हमारा पूरा कोड लिखा जाता है। A Solidity function consists of several keys components that work together to define the behavior of accessibility, how and here how they fit together. ओके, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक फंक्शन किस तरीके से पूरा जॉइंट होता है, किस तरीके से सारे कंपोनेंट और किस तरीके से हम अपना फंक्शन का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं फंक्शन की विजिबिलिटी के बारे में और उसका इंटरेक्शन कैसे होता है। तो मैं पूरा पहले दिखाती हूँ। ये पूरा है हमारा। तो उसमें इस साइड हमने दिया है फंक्शन टाइप्स, और यहाँ पे है यूसेज एग्जांपल, किस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन को यूज करते हैं। तो फंक्शन इन सॉलिडिटी कैन हैव अ डिफरेंट विजिबिलिटी, मॉडिफायर्स दैट कंट्रोल हाउ दे कैन बी एक्सेस्ड, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। समझ लो कि ये हमारा एक्सटर्नल फंक्शन है, तो एक्सटर्नल है तो कैन बी कॉल्ड विया दिस एफ। ओके, तो दिस एफ से हम इसको कॉल करेंगे। मोस्ट गेस एफिशिएंट है और कैन नॉट बी कॉल्ड इंटरनल। इंटरनल के लिए ये कॉल नहीं है, ये सिर्फ एक्सटर्नल कॉल होगा। तो ये पूरा हुआ एक्सटर्नल फंक्शन। फिर एक फंक्शन बनाया है हमने, जैसे आप समझ लो कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर हमने ये सारे फंक्शन बनाए हैं। और दूसरा फंक्शन है हमारा फंक्शन पब्लिक फंक्शन है। तो पब्लिक है तो पब्लिक कैन बी कॉल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों तरीके से कॉल किया जा सकता है उसको। और ये क्या करता है, क्रिएट गेटर फंक्शन, मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो ये गेटर फंक्शन क्रिएट करता है, ये गेट फंक्शन है कुछ जानने के लिए, तो एक्सटर्नल से ये जान लेगा। ओके, तो इसके साथ वो कनेक्ट होगा और ये कुछ किसी को पास भी कर सकता है, इसके पास से हम ले भी सकते हैं। तो ये इंटरनल फंक्शन बनाया है हमने, इंटरनल ओनली एक्सेसिबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अवेलेबल होगा। सो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर ये अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल टू इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दो तीन कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए भी ये अवेलेबल होगा। इन मोर गैस एफिशिएंट देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से ज्यादा ये गैस एफिशिएंट है। ये गैस एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा गैस कॉस्ट करता है, पब्लिक है इसलिए, और उसके कम ये और उसके बाद ये कम। तो हमने ये फंक्शन एफ और जो भी ये फंक्शन बनाया, तो अब ये किसके साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए। ओके, अब हमने इसमें डाला है कॉन्ट्रैक्ट बी है वो ए है, दोनों सेम है लाइक इस तरीके से। बट इसको कुछ चाहिए तो वो ये पब्लिक फंक्शन से इंटरनली ले सकता है। फिर प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट ओनली एक्सेसिबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अवेलेबल टू इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेसिबल है, ये किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रे है, तो इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट रे बना दिया। और ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये सिर्फ अकेला होता है ये फंक्शन।
तो इस तरीके से ये विजिबिलिटी और इंटरेक्शन होते हैं कि हमारा एक फंक्शन है वो दूसरे के साथ कैसे एक्सेस करेगा, दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट, और उसे कैसे कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें हम इस तरीके से देखते हैं। फिर है मॉडिफायर्स होते हैं फंक्शन के अंदर। तो मॉडिफायर कीवर्ड हम जब यूज करते हैं, मॉडिफायर डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, तो मॉडिफायर कीवर्ड है ये मॉडिफायर, उसका नेम देंगे ओनली ओनर। ओनली ओनर का मतलब है जिसने ये डिप्लॉय किया है वो उसका ओनर होगा, तो वही ये कुछ मॉडिफाई कर सकता है। तो और पैरामीटर यू इंट प्राइस देंगे, तो प्राइस का मॉडिफिकेशन अगर करना है तो रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इज ओनर। अभी इस लॉजिक में ये है कि ओनर ही इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंज कर सकता है, वो मैसेज डॉट सेंडर होगा वो ओनर होना चाहिए, और जो कोमा देते हैं डैश कोमा है वो प्लेस होल्डर, कुछ भी आगे लिख के कौन सी चेंजेस करने हैं वो लिखते हैं। फिर फंक्शन का यूसेज यहाँ पे होता है आफ्टर मॉडिफायर। इस तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं जो ट्रांसफर कुछ करना है, तो मॉडिफायर फिर अलाउड करता है यहाँ पे ओनली ओनर का मॉडिफायर एप्लीकेशन से, और जो भी फंक्शन जो भी ट्रांसफर करना है वो फंक्शन की बॉडी होती है। तो इस तरीके से फंक्शन मॉडिफायर में उसका यूज होता है। जैसे मॉडिफायर्स आर स्पेशल फंक्शन दैट कैन मॉडिफाई और एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अदर फंक्शंस। तो मॉडिफायर का यूज करके फंक्शन का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, किस तरीके से फंक्शन बिहेव करेंगे वो मॉडिफायर। अगर ये मॉडिफायर ओनली ओनर नहीं लिखते, मॉडिफायर का यूज नहीं करते, तो ये ओनली ओनर वाला चीज नहीं होता, तो फंक्शन किसी को भी साथ इंटरेक्ट कर सकता था। पर ये लिखने के साथ वो सिर्फ ओनर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब उसके प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है, जैसे फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो ऑलवेज डिक्लेयर विजिबली मॉडिफायर एक्सप्लिसिट, वो डिक्लेयर होता है उसके विजिबल, उसको मॉडिफायर है उस तरीके से। फिर यूज एक्सटर्नल फॉर गैस एफिशिएंस व्हेन फंक्शन आर ओनली कॉल्ड एक्सटर्नल। जब हमें एक्सटर्नली कॉल करवाना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को इंटरनल नहीं कॉल करवा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा गेस्ट कोस्ट कम होगा। कीप फंक्शन बॉडीज कंसिस्ट एंड फोकस ऑन अ सिंगल टास्क। मोस्टली हमें यूज करना चाहिए कि एक फंक्शन है वो सिंगल टास्क के लिए असाइन करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी भी कंसिस्ट रहेगा, रीडेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहेगी। फिर विजिबिलिटी का कैसे यूज कर सकते हैं, देखो, तो यूज प्राइवेट फॉर इंटरनल हेल्प फंक्शन। अगर प्राइवेट यूज करना है तो आपको इंटरनली कुछ हेल्प चाहिए, जैसे हमारा इसमें था कि ये प्राइवेट फंक्शन है पर ये कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए, तो ये इंटरनल हेल्प होता है इंटरनली कोई फंक्शन को, तो उसके लिए हमने यूज किया है इंटरनल हेल्पर फंक्शन। प्राइवेट फॉर इंटरनल हेल्पर फंक्शन, प्राइवेट बनाते हैं तब वो इंटरनल हेल्पर फंक्शन बनता है। जब इंटरनल यूज इंटरनल फॉर फंक्शन दैट शुड बी इनहेरिटेड। ओके, तो इंटरनल फंक्शन है वो इनहेरिटेड है, वो दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। पब्लिक है कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस फॉर फंक्शन, पब्लिक बनाते हैं तो वो आपको दिखाई देगा, जैसे हम डिप्लॉय करते हैं उसके बाद हमें आउटपुट में दिखाई देता है, वो पब्लिक फंक्शन बनाते हैं। और एक्सटर्नल है वो गैस एफिशिएंट है, और वो एक्सटर्नल वो कॉल कर देगा पर आपको विजिबल नहीं होगा, मतलब पब्लिक की तरह आपको वहां पे दिखेगा नहीं, बट लॉग्स में या वहां पे आपका जो फंक्शन होगा वो चला गया होगा। मॉडिफायर का यूज कैसे करते हैं, प्लेस मॉडिफायर आफ्टर विजिबिलिटी एंड बिफोर फंक्शन बॉडी। अब मॉडिफायर को प्लेस करना है तो आपको बिफोर फंक्शन की बॉडी से पहले ही आपको मॉडिफायर यूज करना होता है। यूज देम फॉर कॉमन चेक्स लाइक ओनरशिप और परमिशन। और मॉडिफायर का यूज कब करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये कुछ ऐसा लॉजिक है जो सिर्फ ओनर ही कर सके चेंजेस इसमें, वो लिखना है, तो हम मॉडिफायर का यूज करके सिर्फ ओनर दिया है। और या फिर कुछ परमिशन है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाने की परमिशन है जो सिर्फ ओनर ही जा सके, तो उसके लिए हम मॉडिफायर का यूज करते हैं। कीप मॉडिफायर लॉजिक सिंपल एंड फोकस्ड, वो सिंपल होना चाहिए जैसे आसानी से पता चले कि मॉडिफायर है ये, कोई भी देखे तो। फिर ये दो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके हम लिखने वाले हैं, उसके बाद ये समझेंगे। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो उसमें क्या है, सोचो कि जैसे अब कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो इन फंक्शन का यूज करके। सोचो कि आपको डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम बनाना है और उसमें फंक्शन का यूज करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, तो वोट काउंट करने के लिए हम करेंगे रिटर्न मैनी। जैसे आपको वोट तो एक में ही आएगा, बहुत सारे वोट्स आएंगे, तो उसके लिए हम रिटर्न मैनी फंक्शन करके यूज कर सकते हैं। फिर वोटर डिटेल्स करने के लिए हम नेम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि कौन सा वोटर है उसके लिए हमें नेम डालना पड़ेगा। फिर मल्टीपल इनपुट प्रोसेस करने के लिए सम फंक्शन विथ मेनी इनपुट डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि कौन मल्टीपल टाइम यहाँ पे आया है वो चेकिंग करने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पे है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करेगा, जैसे उसमें फर्स्ट है फंक्शन रिटर्न मेनी पब्लिक प्योर रिटर्न्स एंड यू इंटू 56 बुल और यू इंटू 56, एंड रिटर्न क्या करेगा 1
ट्रू एंड 2, ये 3 चीज रिटर्न करेगा वो। सो ये यहाँ पे 3 वैल्यू रिटर्न करता है। u इंटू 56 में एक बुल करेगा, फिर u इंटू 56 में 1, बुलियन में ट्रू, एंड u इंटू 56 में 2, ये 3 तरीके से वैल्यू करेगा। फिर प्योर फंक्शन है तो मतलब नो स्टेट इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन नहीं करेगा। फिर दूसरा फंक्शन बनाया है, यह फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू से, एक के साथ मल्टीपल वैल्यू डालता है। फिर ये रिटर्न वैल्यूज कैन बी नेम्ड, ये यहाँ पे नेम के साथ हमने वैल्यू डाली है। जैसे यहाँ पे सीधा लिख दिया था u इंटू 56 बोल u इंटू 56, यहाँ पे नेम के साथ सेम तरीके से रिटर्न किया है, पर पहले को x b एंड y दिया है। फिर अब रिटर्न वैल्यूज कैन बी असाइन टू देयर नेम, इन दिस केस रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी ओमिटेड। ओके, तो यह क्या करेगा, इस तरीके से भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे असाइन वैल्यूज टू नेम रिटर्न वेरिएबल डायरेक्टली, ओमिटेड एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट, हमने ये एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट डाला है। यहाँ पे देखो हमने इन नाम के साथ ये रिटर्न नहीं किया था, बट हमने यहाँ पे रिटर्न लिखने का जरूरत नहीं है, और सीधा हमने x को 1, b को ट्रू एंड y को ये दे दिया है 2। सो इसका आउटपुट भी इसी तरीके से आएगा। फिर हमारा है फंक्शन डीकंस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट। अब इसमें क्या करता है, यूज डीकंस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट व्हेन कॉलिंग अनदर फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। ये कोई और फंक्शन के द्वारा भी कॉल हो सकता है, और इसमें मल्टीपल वैल्यू डाली है। ये पब्लिक प्योर रिटर्न किया, फिर हमने u इंटू 56 बोल u इंटू 56 3 टाइम, इतनी सारी वैल्यू डाली है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, रिटर्न मेनी आउटपुट में से इंटू i b एंड j दिया है, और ये क्या करेगा, रिटर्न में नहीं करेगा। अब वैल्यूज कैन बी लेफ्ट आउट, अभी कौन सी वैल्यू लेफ्ट आउट हो जाएगी, 4 5 6, ये लेफ्ट आउट है ना। यहाँ पे हमने 5 दिया था, और यहाँ पे हमने 3 दिया फर्स्ट में, और सेकंड टाइम हमने दिया है ये, और उसमें डाला है 4 5 6, और रिटर्न आई बी जे, ऐसे होगा आई बी जे और एक्स वाई। तो यहाँ पे एक कोमा डाला है, देखो। अब इसको आप टुपल असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम स्किप कर सकते हैं। तो वैल्यू 5 है वो स्किप हो जाएगी, क्योंकि उसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, और रिटर्न में उसका कुछ नहीं डाला है। फिर एक फंक्शन एरे इनपुट, तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो मेमोरी डैश एरे को एज इनपुट लेगा। तो आप जो भी इनपुट डालोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा, और वो फंक्शन रिटर्न करेगा वो एरे। और फिर आप व्यू के साथ यहाँ पे रीड कर सकते हो, बट डजंट मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते उसके बाद हम। फिर यहाँ आता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा, और ये क्या है, कॉल फंक्शन विद की वैल्यू इनपुट। सो यहाँ पे है हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सम फंक्शन विथ मेनी इनपुट्स। सो यहाँ पे हमने किया है एक्स वाई जेड, और एड्रेस दिया है ए बी एंड सी, एंड स्ट्रिंग मेमोरी सी। ओके, तो पब्लिक प्योर रिटर्न है, बट यहाँ पे लिखा है रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यह क्या रिटर्न करेगा, ओनली एक्स वाई जेड ही काउंट कर रहा है, बाकी सारी चीजों को वो इग्नोर कर रहा है ये पूरा फंक्शन। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया उसी तरीके से, जैसे कॉल फंक्शन यूजिंग पोजीशन आर्ग्यूमेंट। अब पोजीशन का यूज करके ये आर्ग्यूमेंट बनाया है। तो कॉल फंक्शन एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स u इंटू 56, रिटर्न सम फंक्शन विथ मेनी इनपुट 1 2 3, एड्रेस 0 ट्रू एंड सी। अब ये वाला फंक्शन लेगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखते रिटर्न एक्स वाई जेड, तो ये भी सिर्फ एक्स वाई जेड जो 3 नंबर्स है उसी को ही काउंट करेगा, फर्स्ट 3 नंबर्स वाले को। फिर यहाँ पे आता है कॉल फंक्शन यूजिंग की वैल्यू आर्ग्यूमेंट, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर डजेंट मैटर। फंक्शन कॉल फंक्शन विथ वैल्यू एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल एंड प्योर दोनों दिया है, बट रिटर्न सम फंक्शन विथ मेनी इनपुट्स, हमने एक ही फंक्शन को बहुत सारे इनपुट्स डाला है। यहाँ पे लिखा ए बी सी और एक्स वाई जेड में 1 2 3। अब देखो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है पहले, ओके, और यहाँ पे दिया है बाद में, बट ये यहाँ पे पहले दिया बाद में दिया, तो भी ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड का ही लेगा, बाकी सारी वैल्यूज को ये हर बार इग्नोर करता रहेगा, बिकॉज ये लॉजिक ही ये है कि एक्स वाई जेड को हमें प्लस करना है, तो वो उसी तरीके से पूरा वर्क करेगा। तो हम इसको पहले डिप्लॉय करके देखते हैं। तो हमने किया डिप्लॉय, ये हो गया डिप्लॉय। अब देखो, अब पहला था हमारा रिटर्न मैनी, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे रिटर्न मैनी। ये हमें क्या आउटपुट देने वाला है, 1 ट्रू एंड 2, ये दिया। अब हम कॉल करने वाले हैं नेम्ड वाला, तो वो भी सेम आउटपुट दिया।
अब हम कॉल करेंगे असाइन वाला, तो यहाँ पे है असाइन, तो वो किस तरीके से, वो भी इस तरीके से आउटपुट दे दी आपको। अब हम एरे में इनपुट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एरे में इनपुट करने वाले हैं कुछ। ये रहा हमारा एरे का इनपुट, तो जो भी हमें इनपुट करना है वो हम इनपुट कर सकते हैं। u इंटू 56 का पूरा एरे है, तो हम रिटर्न करेंगे 1 2 3। जैसे मैंने ये रिटर्न किया और उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। हमने ये सारी चीजें इनपुट की, पर फिर भी हमको आउटपुट क्या मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे हमारा आउटपुट या लॉग्स में कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू इन एम्प्टी, हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिखा ही नहीं है। देखो आप जो भी इनपुट डालोगे उसका कुछ नहीं होगा। फिर होता है एरे आउटपुट, अभी हम करेंगे तो उसको ब्लैंक आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमको मिलेगा, एरर मिलेगा। अब उसके बाद पहले तो एरे का फंक्शन हम देखते हैं। u इंटू 56 पब्लिक एरे, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो भी एरर ही आएगा। और यहाँ पे एरे का आउटपुट भी क्या आया है, ब्लैंक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉल करके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है XYZ। अब उसको डिप्लॉय करेंगे। अब हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हो गया यहाँ पे। और अब हम कॉल करने वाले हैं कॉल फंक, तो इसमें क्या आएगा 6। तो 6 कैसे आया, जैसे हमने यहाँ पे डाला है कि XYZ की वैल्यू जो भी होगी, ये u इंटू 56 x है, जो x नंबर होगा वो वैल्यू x को दी है, फिर दूसरा नंबर y को एंड तीसरा नंबर z को दिया है। तो इसमें लॉजिक सिर्फ यही था कि x प्लस वाई प्लस जेड करना है, मतलब यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दी जाए बट ये 3 नंबर को हमें ऐड करना है। तो हमारा ऐड लॉजिक यहाँ पे चलेगा और 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देगा, तो 6 आ गया। कॉल फंक जब हमने कॉल किया तब, फिर हम कॉल करने वाले हैं कॉल फंक विथ की वैल्यू, उसका भी 6 आ गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू दी थी तो भी हमारा सिर्फ वैल्यू पिक किया, और यहाँ पे हमने सिर्फ लास्ट में वैल्यू दी तब भी हमारा वैल्यू पिक करके 6 दिया। क्यों यहाँ पे ऐसा आता है, क्योंकि आप कोई भी नंबर डालोगे आपको सिर्फ बाकी का सारी चीजें इग्नोर करेगा, सिर्फ ये 3 वैल्यू का ही टोटल करेगा। हमारा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक ही यही है। फिर यहाँ पे यहाँ पे हमको बोला है कुछ भी डालने के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालते हैं 5, यहाँ पे डालते हैं 4। एड्रेस हम डाल देते हैं, हमारा यही वाला एड्रेस डाल देते हैं। तो एड्रेस डाल दिया ये, फिर ट्रू डालेंगे, स्ट्रिंग कोई भी डालेंगे, तो हम डालेंगे यहाँ पे a जैसे, और फिर कॉल करेंगे तो फिर 11 आया। क्यों 11? तो इसमें हम सारी वैल्यू डालनी है, तब भी हमारा सिर्फ XYZ काउंट होगा। आप काउंट करोगे 5 प्लस 4 9 10 11, टोटल हो गया 11, सो यह हमारा 11 आया। तो ये पूरा XYZ वाला कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से वर्क करता है। एरे और एरे आउटपुट क्यों हमारा सीधा ब्लैंक आया है, 0 है, कुछ नहीं आया है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो वैल्यूज को पुश करता है एरे में। ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे एरे और एरे का आउटपुट है वो दोनों 0 आया है। अगर यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे फंक्शन पुश टू एरे u इंटू 56 वैल्यू पब्लिक एरे डॉट पुश वैल्यू, तो अब इस फंक्शन की वजह से हमें पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हमने फिर से ये फंक्शन डिप्लॉय किया। अब हम इसमें एरे इनपुट में डालेंगे, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे दिखाएगा। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे जैसे 3, तो वो हमारी एरे में पुश हो जाएगी। देखो आ गया, क्योंकि हमने ये फंक्शन डाला जिससे हमारा एरे में कुछ भी जा सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने पुश टू एरे फंक्शन, अभी 0 में गई थी, अभी 1 में भी चली गई, आ गया। तो इस तरीके से आप अगर ये फंक्शन ऐड करोगे तो आपको दिखाई देगा, वरना हमारे पास कोई एरे में कोई अमाउंट जाएगी, हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे जा ही नहीं रहा था। तो हमने ये फंक्शन ऐड किया इसमें, और हमारा एरे आउटपुट और एरे दोनों आ गया। हमारा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने 3 वेज से हैंडल मल्टीपल वैल्यूज किया है। तो पहला है बेसिक रिटर्न्स में, फिर नेम्ड रिटर्न्स और असाइंड रिटर्न्स। तो हमने देख लिया कि ये सिंपल ट्यूपल वैल्यू मस्ट वॉच टू काउंट, ऑर्डर मैटर्स, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। अगर आप u इंटू 56 को यहाँ पे ट्रू लिख दोगे पहले, तो आपका एरर आएगा, कंपाइल नहीं होगा।
बट यहाँ पे नेम्ड इम्पोर्ट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेम के साथ वो नंबर्स भी डाल दिए हैं कि एक्स बी एंड वाई। तो ये सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, क्लियर पर्पस एंड बेटर रीडेबिलिटी है। तो आप इस तरीके से डालोगे तो सीधा आपको आ जाएगा। यहाँ पे उसके ऑर्डर के थ्रू ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सीधा दिखाया जाएगा कि एक्स वाई और एक्स बी और वाई की वैल्यू, इसलिए। और यहाँ पे असाइंड इनपुट, असाइंड है वो u इंटू 56x बुल बी, फिर ये नो रिटर्न स्टेटमेंट, ये असाइंड इनपुट है बट ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता। वैल्यू असाइन डायरेक्टली एंड मोर फ्लेक्सिबल, ये सीधा डायरेक्टली असाइन कर देता है, जैसे हमने वहां पे डाल ही दिया था, आपको इनपुट डालना नहीं होता यहाँ पे। फिर ये है restructuring assignment patterns, तो यहाँ पे contract also demonstrate how to handle multiple value types when receiving them using restructuring assignment. Here's how works. तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल करवाया है रिटर्न मैनी करके, उसमें रिटर्न्स u इंटू 56 बुलियन रिटर्न। अब रिटर्न्स टूपल है, फिक्स्ड ऑर्डर है, ऑल वैल्यू रिटर्न्स है। तो इस टाइप का हमने फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमारी वैल्यू है 1 ट्रू एंड 2, ऑल मिक्सिंग, सब में यही वैल्यू है। तो असाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है, एक तो फुल असाइनमेंट जो इस तरीके से होता है, रिटर्न मेनी, ऑल वैल्यू कैप्चर, मस्ट मैच काउंट एंड ऑर्डर मैटर्स। यहाँ पे मैच को काउंट करना बहुत जरूरी है, मतलब कि 1 में या u इंटू 56 में 1 गया है बुलियन में। और पार्टिशल असाइनमेंट क्या होता है, u इंटू 56 एक्स डैश डैश कोमा कोमा u इंटू 56 वाई। अब यहाँ पे 4 5 6 लिखा, यहाँ पे मिडल वाला, यहाँ पे 3 इनपुट तो डाला पर हमने यहाँ पे लिखा 2 पर इनपुट में 3 है। तो यहाँ पे क्या किया है, मिडल वाले को स्किप कर दिया है, कोमा का यूज करके हम उस प्लेस होल्डर को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन वर्क करता है। ये हमारा पूरा फंक्शन के रिलेटेड पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसमें नेम्ड इनपुट क्यों करते हैं, क्योंकि कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट रिटर्न हम ऑप्शनल भी रख सकते हैं। फिर रीस्ट्रक्चरिंग का क्यों यूज करते हैं, अननीडेड वैल्यूज है उसको स्किप करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, यहाँ पे हमने किया था डिस्ट्रक्चरिंग। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल रिटर्न्स, नेम रिटर्न्स, डीकंस्ट्रक्टिंग और की वैल्यू इनपुट का कैसे यूज होता है, और रिमिक्स आईडी में उसे कैसे टेस्ट करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे लिख सकते हो। सो गुड बाय एवरीवन एंड वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।